सीरियम क्या था कॉन्फ़िगरेशन? सीरियम 58 क्या कॉन्फ़िगरेशन था? 58। ज़ीनॉन 54 के बाद हम यहाँ 4f1 5d1 6s2 ये कॉन्फ़िगरेशन आया था, बट इसके सारे आयंस में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं था। सीरियम की कौन सी स्टेट है? 3 स्टेट तो सारे लेंथेनाइड्स की है, +3 स्टेट, बट इसकी +4 स्टेट भी है। और उसका रीजन क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको ज़ीनॉन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। बट सीरियम +4 इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Being lanthanide, it will be changed into cerium +3 state. और इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.74 वोल्ट है, मतलब ये केमिनो4 से भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। केमिनो4 का था 1.52 था, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सीरियम की। अदर देन सीरियम कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी +4 स्टेट है? सीरियम के अलावा एक और एलिमेंट था जिसकी +4 स्टेट काफी स्टेबल है, टर्बियम, और उसका कॉन्फ़िगरेशन था 4f9 5d0 6s2। एटॉमिक नंबर जो भी हो, कॉन्फ़िगरेशन ये है। एटॉमिक नंबर भी आई थिंक 60 कितना था, 62 65। और इसका रीजन क्या था? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको क्या मिल रहा है? 4f7 हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो और +3 तो इसकी भी होगी। अब बताओ +2 स्टेट कौन से दो एलिमेंट्स की थी? एक्सक्यूज मी मैम, यू और YB, ये टर्बियम। यूरोपियम और YB, ये टर्बियम। यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन था 4f7 6s2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके f7 में आना चाहेगा। और ये टर्बियम का था 4f14 5d0 6s2। आई थिंक ये कॉन्फ़िगरेशन तो पता चल ही जाएगा, एटॉमिक नंबर बाद में निकाल लो जो भी आता है। कनवप्रीत, स्टेबल तो +4 है, पर +4 +3 में चला जाता है, क्योंकि लेंथेनाइड, सारे लेंथेनाइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नोन है। तो ये 4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो याद रखिएगा। एक्टिनाइड और लेंथेनाइड में मेन डिफरेंस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या था कि एक्टिनाइड्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 +6 +7 तक है, स्पेशली अर्ली लेंथेनाइड्स, अर्ली एक्टिनाइड्स, अलॉन्ग विद +3 तो है ही सबकी, बट उसके अलावा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हैं, जबकि लेंथेनाइड के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम 4 ही थी। तो ये एक डिफरेंस भी है, सिमिलैरिटी भी है। आज जो अगली प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं, अदर देन ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा एक चीज और बताई थी कि ये जो +2 स्टेट के कंपाउंड है, यूरोपियम +2 और ये टर्बियम +2, ये दोनों ही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। इसका फिर से वही रीजन है, क्योंकि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो +2 वाला +3 में जाना चाहेगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किए थे। आज अगली प्रॉपर्टी हम करने वाले हैं कलर। जिस तरह से ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड्स कलर्ड हैं, वैसे ही मैक्सिमम लेंथेनाइड भी कलर्ड है। मैनी lanthanide are colored in solid state as well as in solution. और कलर का रीजन है, it is due to FF transition because they have partially filled f orbital, as they have partially filled
d orbitals, sorry, partially filled f electrons, तभी एफ एफ ट्रांजिशन होगा. बट इसके अलावा इनमें 4 ट्रांजिशन भी होता है. They also have color due to charge transition. क्योंकि एफ एफ ट्रांजिशन वीकर होती है, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है. As FF transitions are weaker than DD transition. So main cause of color is due to charge transition. जैसे सीरियम +4 ही कलर्ड है, जबकि कलर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो चार्ज ट्रांजिशन की वजह से कलर है. ये आया समझ में? हाँ, फर्स्ट और लास्ट वाले उनमें कलर नहीं आता. फर्स्ट में 0 है डी इलेक्ट्रॉन, और लास्ट लुटीशियम में भी F14 है. तो उनको छोड़कर लुटीशियम और लेंथेनम जो है, लेंथेनम +3, लुटीशियम +3, इनको छोड़कर बाकी सब में कलर है. अगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो पहले भी पढ़ा हुआ है तुमने. लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ये है कॉन्टिन्यूअस decrease in size of M+3 ion. Continuous decrease in size of M+3 ion with increase in atomic number in lanthanoid series is called lanthanoid contraction. एक चीज याद रखना, इनके एलिमेंटल स्टेट में इस तरह का कॉन्टिन्यूस चेंज हमें नजर नहीं आता, आयंस में आता है. क्योंकि एलिमेंट में तो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज सेम, 6s2 ही है, तो बाहर के शेल पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. पर जब आयन होगा तब तो बाहर के इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे, तब F का इन्वॉल्वमेंट होगा. तो continuous decrease in size of M+3 ion with increase in atomic number in lanthanide series is known as lanthanide contraction. और उसका रीजन हमेशा से हम क्या कहते हैं? imperfect shielding by 4f electron. It is due to imperfect shielding by 4f electron. With increase in nuclear charge. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है पर स्क्रीन नहीं हो पा रहा, उसे क्या होगा? बाहर वाला शेल न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होगा. अगर वो ज्यादा अट्रैक्टेड होगा तो ऑब्वियस है साइज डिक्रीज होता जाएगा. इसका इफेक्ट लेंथेनाइड सीरीज के बाद आने वाले एलिमेंट्स पर भी पड़ता है. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? Consequence of lanthanide contraction. बेस्ट एग्जाम्पल है जिरकोनियम एंड हॉफनियम. हॉफनियम का साइज है 159 पिकोमीटर और जिरकोनियम का है 160 पिकोमीटर, जबकि जिरकोनियम आता है 4D सीरीज में और हॉफनियम आता है 5D सीरीज में. 4D2 5s2.
और हॉफनियम का कॉन्फ़िगरेशन है 5d2 4f14 6s2। तो इसमें एक शेल इंक्रीज हो गया, तब भी थोड़ा सा साइज कम है, बिकॉज हॉफनियम से पहले लेंथेनाइड आ चुके हैं। So consequence of lanthanide contraction is size of zirconium and hafnium is nearly same because of 14f electron. Effective nuclear charge is more in hafnium due to poor screening by 14f electron. Effective nuclear charge on outermost shell will be more. तो साइज मतलब शेल बड़ा होने के बाद भी साइज बड़ा नहीं था, उसका रीजन था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एफ ऑर्बिटल का साइज इतना बड़ा है कि वो उतनी परफेक्ट शील्डिंग नहीं कर पाते। और दूसरा, साइज डिफरेंस की वजह से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन they can be due to contraction or dissimilar size they can be separated, otherwise they exist together in nature। separation difficult हो जाता है, इनका साइज भी सेम होता तो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो इसी कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, वो क्या है देखिए जरा। जब हम लैंथेनम से ल्यूटेशियम की तरफ मूव कर रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा है। पोलराइजिंग पावर, पता है ना फजान रूल के अकॉर्डिंग, पोलराइजिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड क्या हो रहा है, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीजेस। और बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस। जितना ज्यादा आयनिक उतना ज्यादा बेसिक, जैसे लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है और ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड है। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब साइज छोटा होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, तो बेसिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। तो जो MH बॉन्ड MOH बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, इट बिकम वीकर एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये वाला बॉन्ड, सॉरी, दिस बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा तभी OH आयन हमें मिलेगा। जितना ये बॉन्ड कोवेलेंट होगा उतना OH नेगेटिव नहीं निकल पाएगा, तो लेफ्ट टू राइट दिस बॉन्ड बिकम मोर कोवेलेंट, और इसलिए इसकी OH आयन देने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट कम हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब जरा एक्टिनॉइड पर आते हैं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज इवन मोर देन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसका रीजन क्या है, 5f ऑर्बिटल्स की शील्डिंग इफेक्ट और भी कम है, तो देख लीजिए। हाँ ये स्लाइड हो गया। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन
actinoid contraction is even larger than lengthenoid contraction due to less effective shielding by 5f orbital. वो और भी ज्यादा साइज में बड़े हैं तो और भी रोक नहीं पाएंगे न्यूक्लियर चार्ज को. अब आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर. सारे ही मेटल हैं, हम कहते हैं ना इनर ट्रांजिशन मेटल, ऑल आर सिल्वरी व्हाइट मेटल एंड दे टार्निशेस रैपिडली. मतलब कि ट्रांजिशन मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है. इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब रिएक्टिव मेटल हुए ना, तो ट्रांजिशन मेटल से कम एस ब्लॉक ग्रुप 2 से ये ज्यादा रिजेंबल करते हैं. तो अगली प्रॉपर्टी लिखे, ऑल आर silvery white soft metals tarnish rapidly in air, but softness decrease होगी as we move left to right. जितना छोटा होता जाएगा उतना हार्ड होता जाएगा, मेटालिक बॉन्ड वीकर होते जाएंगे, but hardness increases with atomic number. तो शुरू वाले जो है वो ज्यादा सॉफ्ट है, मेटल की तरह गुड कंडक्टर है. और डिफरेंस ये आ जाता है, दे आर कलर्ड, सारे कलर्ड एंड फॉर्म कलर्ड कंपाउंड. कलर्ड तो है ही सारे, फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. और मोस्ट ऑफ देम आर पैरामैग्नेटिक. इन सब का रीजन क्या है? ड्यू टू एफ इलेक्ट्रॉन. और इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ कैल्शियम ग्रुप 2 के जैसी. और इसीलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है. इनकी रिएक्टिविटी रिजेंबल करती है अल्कलाइन अर्थ मेटल से. शुरू वाले लैंथेनाइट्स की तो और भी कम है, बीच में जाके थोड़ी सी ज्यादा होगी, साइज कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी. तो अर्ली लैंथेनाइट्स की तो कैल्शियम जैसी ही आयनाइजेशन एनर्जी. हाँ आया समझ में. और इतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि दैट 5f इलेक्ट्रॉन आर लेस पेनिट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, इसलिए उनको यूज करना कंपैरेटिवली इजी है. और एक्टिनॉइड्स की तो और भी कम हो जाएगी. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख लीजिए. यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट, टू आयनाइजेशन एनर्जीज आर कंपेरेबल टू दैट ऑफ कैल्शियम, सो इनके रिजेम्बलेंस कैल्शियम के साथ ज्यादा है. दूसरा लिख लीजिए, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अर्ली लैंथेनॉइड्स is less due to involvement of 5f orbitals which are less penetrated. 4f and 5f, यहाँ तो 4f होंगे ना लैंथेनाइड्स में, which are less penetrated in the inner core.
एक्टिनॉइड्स की आयनाइजेशन एनर्जी और भी कम, एक्टिनॉइड्स है स्पेशली अर्ली एक्टिनॉइड्स जो है लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि 5f ऑर्बिटल तो और भी कम शील्डेड है, तो इजीली पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन। इनके रिडक्शन पोटेंशियल -2.2 से लेकर -2.4 वोल्ट है, जो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ऑल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, सबके नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। जो अर्ली वाले हैं, शुरू वाले, उनकी कैल्शियम से रिजेंबल करती है, बाद वालों की एल्यूमिनियम से रिजेंबल करती है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा। all displaces hydrogen from acids, और सारे ही एयर में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएंगे +3 स्टेट वाले, और सबके ऑक्साइड बेसिक होंगे जब वाटर में डिसॉल्व होंगे, ऑल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिजेंबल करती है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ, the basic strength resembles with group 2 element. Even water के साथ react करके भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं, they react with water, जैसे कोई भी लैंथेनाइड हो, वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देगा। तो तुम देख रहे हो प्रॉपर्टीज में इनकी रिजेंबलेंस किसके साथ है, इधर एस ब्लॉक वालों के साथ। तो सबसे कम रिएक्टिव मेटल कौन से हुए, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल की रिएक्टिविटी इनसे कम है, तो ग्रुप 2 की तरह हेलाइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, कार्बाइड सब बनाते हैं, और सारे कंपाउंड नॉर्मली कौन सी स्टेट में बनते हैं, +3 स्टेट। इसके अलावा लेंथेनॉइड्स को हम अलॉयज बनाने में भी यूज करते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट अलॉय है मिस्ट मेटल कहते हैं इसको। इसमें नियरली 95% लेंथेनम होता है और 5% इसमें आयरन है। ये बुलेट शेल्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है मिस्ट मेटल। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बुलेट शेल्स बनाने में इसको यूज करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल से भी रिजेंबल करता है, ग्रुप 2 से भी रिजेंबल करता है। MiSCH मिस्ट मेटल, इसका नाम है अलॉय का, अलॉय ऑफ लेंथेनम। सो लेंथेनाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव जो है एक्टिनॉइड्स थे, ये याद रखिएगा, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट भी एक्टिनॉइड्स की थी। सारे रेडियो एक्टिव हैं, ये भी एक्टिनॉइड्स के लिए ही आएगा। लेंथेनाइड से ज्यादा इनकी रिएक्टिविटी है, मतलब ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स है। लेकिन लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स का जो पैरामैग्नेटिज्म है वो सिर्फ इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। करते हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट इज अकॉर्डिंग टू दिस, तो इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स देन ट्रांजिशन मेटल। सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं, और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मतलब उनके ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, F में कितने हैं, D में कितने हैं, उन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। तो इनकी मैग्नेटिक बिहेवियर इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ट्रांजिशन मेटल, इतना सा ही लिख सकते हैं। ये थे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मेनली एफ ब्लॉक में तुम्हारे कोर्स में है इनके नाम, कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट और इनका वो कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f वालों का पुअर स्क्रीनिंग लेंगे, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 5f ऑर्बिटल का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट लेंगे, और उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और भी ज्यादा पुअर है,
इसलिए एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा एनसीईआरटी में ना एंड में जाके वो एप्लीकेशन दे रखा है, सम एप्लीकेशन ऑफ डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, तो एप्लीकेशन वाला पेज तो पूरा का पूरा रीड कर लेना, रटाई लगाना है। सिल्वर गोल्ड वगैरह तो तुम्हें पता ही है, पर अदर देन और जो कंपाउंड्स हैं उनकी भी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं वापस अपने ऑर्गेनिक वाले पार्ट पर। हमारी बुकलेट में इसके ट्रांजिशन मेटल के क्वेश्चंस हैं, तो इट इज बेटर टू डू क्वेश्चन। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ और क्वेश्चंस कर लो बस, बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में करने की जरूरत नहीं। रीजनिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा है तो एक रीडिंग लगा लेना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो कार्बोनिल्स की नेमिंग नहीं कर रहे हम, नेमिंग की मैंने वीडियो भी डाली है, पहले भी करवाया था। हम करेंगे प्रिपरेशन। इसमें काफी अल्कोहल की रिएक्शन रिपीट होंगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन, अब तुमने ऑर्गेनिक काफी रिवाइज कर ली होगी अब तक तो, आई होप। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, फ्रॉम एसिड एलाइड हम कार्बोनिल कैसे बनाएं। तुम्हें पता है कार्बोनिल्स में एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों आते हैं। सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो कि हमने NaBH4 या LaH या निकल हाइड्रोजन डाला था, तो एसिड हैलाइड से क्या बना था, अल्कोहल। ये वाला पार्ट अल्कोहल में चेंज हो गया था और Cl HCl में। तो अगर हम कंप्लीट रिडक्शन करवाते तब तो ये अल्कोहल बना था, लेकिन अगर हम पार्शियल रिडक्शन करवाएं तो अल्कोहल से पहले वाली स्टेज एल्डिहाइड स्टेज पर रोका जा सकता है। तो पहला मेथड यही है, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रोजनमंड रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड। अगर हम एक बार सुन लें जरा ध्यान से, फिर लिखना। ये तो पता चल गया पूरा रिडक्शन होता तो अल्कोहल बनते। अब रोजनमंड रिडक्शन में हम हाइड्रोजन तो ले रहे हैं, पर साथ में ले रहे हैं लिंडार कैटलिस्ट। कुछ याद है लिंडार कैटलिस्ट? +1 में यूज किया था, ट्रिपल बॉन्ड को रिडक्शन करना डबल बॉन्ड में तक और सिस रिडक्शन करना। कि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड में बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन प्लस फ्यूनोलिन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर डालते थे, तो ट्रिपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन सिस एडिशन करके अल्कीन में चेंज हो जाता था। सेम रिएजेंट हमने यहाँ यूज किया है, पैलेडियम बेरियम सल्फेट और क्यूनोलिन एज ए मीडियम, जिसमें एसिड क्लोराइड का Cl निकल जाएगा और उसकी जगह H आ जाएगा और एल्डिहाइड बन गया। सो पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड गिव एल्डिहाइड एंड दिस रिएक्शन इज रोजनमंड रिडक्शन। जो बेरियम सल्फेट है ना, ये सपोर्ट का काम करता है। बेरियम सल्फेट के ऊपर कोटिंग कर देते हैं पैलेडियम की, बेरियम सल्फेट की जगह कार्बोनेट भी यूज कर सकते हैं। और इस कोटिंग पर क्या होता है, जैसे ही एल्डिहाइड बनता है वो मीडियम में चला जाता है, मतलब सरफेस से निकल जाता है। अब सरफेस ही नहीं होगी तो आगे कैटालिटिक प्रोसेस नहीं हो पाएगी और एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा। This reagent will not reduce aldehyde to alcohol. अब एक बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है और वो कुछ इस तरह से था, IIT में ही आया था, ये पैलेडियम बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट क्या है। अब तुम देख रहे हो यहाँ दो फंक्शनल ग्रुप हैं जो इससे रिड्यूस होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। अब ऐसे लंबा सा बॉन्ड होता है, उसका मतलब क्या है, ये CH3, ये CH2, ये C, CH2, CH2, राइट। तो इससे ये बनना था CH3, CH2 और ये सेम साइड में ये CH2, CH2 और CH2। हालांकि वहां जो दिया हुआ था वो बॉन्ड जो बना रखा था इस तरह से बनाया हुआ था,
कार्बन देखो पूरे हो रहे हैं। हाँ। तो किसी में ट्रांस बना रखा था, कहीं सिस बना रखा, तो एग्जैक्ट आंसर ये था कि हमें ट्रिपल बॉन्ड पर भी सेन एडिशन करवाना था और COCl को भी एल्डिहाइड तक लेके जाना था। इस रिएजेंट को लिंडार कैटलिस्ट कहते हैं। क्विनोलिन यहाँ एज ए पॉइजन यूज किया गया है। पॉइजन वो है जो कैटलिटिक एक्शन को कम कर देते हैं, पॉइजनिंग कर दी इसने कैटलिस्ट की। अब दोनों कंडीशन समझ में आ गई। अगर ये लेते तो अल्कोहल बनता, अगर हम पैलेडियम बेरियम सल्फेट लेते तो एल्डिहाइड बनता। ये पहला रिएक्शन एज ए नेम रिएक्शन बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज रोजरमन रिडक्शन? सो इट इज पार्शियल रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड टू एल्डिहाइड। तो ये कंडीशन देखकर समझ जाना चाहिए, दो ऐसे जगह है जहां पर हम इससे रिडक्शन करवा सकते थे। एक ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड से एडिशन, दूसरा COCl का एल्डिहाइड में रिडक्शन। इसके अलावा याद करो, हमने कहा था स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्राइड लेने पर भी एल्डिहाइड तक ये रिएक्शन रुक जाती है। मतलब RCOCl में डाइबेल H लेते, डाइबेल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्राइड, तब भी ये रिएक्शन एल्डिहाइड स्टेज तक रुक जाती है। तो दूसरी कंडीशन ये भी है जिससे इस रिएक्शन को एल्डिहाइड तक रोक सकते हैं। बल्कि हाइड्राइड लेने से भी ऐसा होता है। वैसे ये रिएक्शन एस्टर में भी थी। अगर हम एस्टर में भी डाइबेल H डालते तो एस्टर का ये वाला पार्ट तो हमेशा ही अल्कोहल बनाता है, पर ये जो इधर वाला पार्ट है ये एल्डिहाइड तक चला जाएगा। स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्राइड से एसिड क्लोराइड और एस्टर दोनों से ही एल्डिहाइड बनते हैं। इवन तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में यहाँ पर अगर बल्कि सा ग्रुप ले लेते, मतलब एक H रखते बाकी R ले लेते, जैसे ये हाइड्राइड है ना, अगर हम इसकी जगह एक H रख के बाकी के बल्कि R ग्रुप ले लेते हैं तो भी ये स्टेरिकली हिंडर्ड में ही आता है। तो याद रखना ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्लस बल्कि कोई भी एल्काइल ग्रुप। हाँ, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्राइड के साथ भी एल्डिहाइड बनते हैं। ये तो था एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड। अब कीटोन बनाने के लिए क्या करेंगे? तो नेक्स्ट मेथड देखें कीटोन्स के लिए। अगर हम एसिड क्लोराइड में डाई अल्काइल कैडमियम लें, पता है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है जिसमें R नेगेटिव है, तो R नेगेटिव है, इधर जाएगा Cl को बाहर निकाल देगा। यहां से क्या बनेगा? कैडमियम क्लोराइड, एक R ग्रुप एसिड क्लोराइड से, दूसरा R ग्रुप डाई अल्काइल कैडमियम से मिला। हमने ग्रेटनाइट एजेंट क्यों नहीं ले लिया?
अगर हम यहाँ ग्रेटनार्ड रिएजेंट ले लेते, उसके पास भी तो R नेगेटिव है, वो क्यों नहीं ले लिया? ये तो इजीली यहाँ जाता और उसको रिप्लेस कर देता, पर क्योंकि ग्रेटनार्ड रिएजेंट ज्यादा आयोनिक है, ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो कीटोन है ये फर्दर रिएक्ट कर जाते हैं ग्रेटनार्ड रिएजेंट से। अगर कीटोन की फर्दर रिएक्शन हो जाती तो हमें अल्कोहल मिल जाता ना, हम तो कीटोन बनाना चाहते हैं और ये अल्कोहल दे देगा। दैट इज व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स विल नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस। Being more reactive, they will convert product ketone to form tertiary alcohol. इसीलिए हम यूज करते हैं डाइअल्काइल कैडमियम। ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड होने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कम है। Grignard reagent is not preferred as it will react with product ketone and gets changed into tertiary alcohol. एस ब्लॉक के एलिमेंट होने की वजह से इनकी आयनिक कैरेक्टर ज्यादा। हाँ, इसकी जगह गिलमेंस रिएजेंट ले सकते हैं, उसकी भी रिएक्शन कीटोन से बहुत कम होती है। तो अगला जो देखें, ये लिख लिया कि अगर हम अल्काइल लिथियम लेते फिर तो ग्रेटनार्ड जैसा ही बिहेव करता हो, लेकिन अगर हम अल्काइल लिथियम की रिएक्शन कॉपर से करवा देते तो तुम्हें याद है इसमें क्या बना था? डाई अल्काइल क्यूपरेट लिथियम डाई अल्काइल क्यूपरेट। हमने किया था ना ऑर्गेनिक हैलाइड में, कोरे हाउस रिएक्शन, कोरे हाउस कोई की थी ना कभी, वुड्स रिएक्शन से बेटर थी ये। तो ये गिलमेंस रिएजेंट है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करवाएंगे, वहां हमने इसकी जगह RCl लिया था अल्काइल हैलाइड में, तो इसका जो R नेगेटिव है वो यहाँ जाएगा और उसको बाहर निकालते हैं। और बीइंग लेस रिएक्टिव ये प्रोडक्ट कीटोन से रिएक्ट नहीं करेगा। तो डाई अल्काइल कैडमियम या गिलमेंस रिएजेंट दोनों यूज किए जा सकते हैं एसिड क्लोराइड को कीटोन में चेंज करने के लिए। एक अल्काइल हमें यहाँ से मिला, एक अल्काइल हमें गिलमेन रिएजेंट से मिला। अब मान लो तुम्हें प्रिपेयर करना है ये वाला कीटोन, तो इसमें हम एसिड क्लोराइड ले लेंगे, एरोमेटिक वाला भी रिएक्टिव तो होता ही है, प्लस एक मिथाइल लेकर आना है, तो ये डाई मिथाइल वाला गिलमेंस रिएजेंट ले लेंगे। समझ में आया? एक R नेगेटिव यहाँ से मिलेगा, ये Cl और ये लिथियम निकल गया, रेस्ट इज अल्काइल कॉपर प्लस LiCl। तो ये था हमारा एसिड क्लोराइड सबस्ट्रेट से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के मेथड। हाँ जी, क्लियर हुआ ये मैथ सबको? अब अगला सबस्ट्रेट है हमारा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन मोनोवेलेंट बेस से करवाते हैं तो इस तरह से रिएक्शन होती है, सोडियम सॉल्ट बन जाता है,
अगर हम इसकी रिएक्शन डाइवेलेंट बेस से करवाते, जैसे कैल्शियम है, बेरियम है, जिंक हाइड्रोक्साइड वगैरह से करवाते, तो हमें ये वाला सॉल्ट मिलता ना। सिंपल सी रिएक्शन है। इवन अगर हम सोडा लाइम डालते, सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, लेकिन ज्यादा रिएक्टिव तो NaOH है, तो इसके साथ सोडियम सॉल्ट ही बनाता। पर जब हम इसको हीट करते तो ये डिकार्बोक्सिलेशन करके अल्केन में चेंज हो जाता है। ये रिएक्शन सबको पता है, डिकार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम। जब हम इसको हीट करते तो ये जो नेगेटिव है इसमें से CO2 निकल के R नेगेटिव बनता, और ये R नेगेटिव वाटर से रिएक्ट करके किसमें चेंज हो जाता, RH में। तो जब हम इसको हीट करते हैं इस मिक्सचर को, तो हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या मिलता है, NaOH, यहाँ से OH का NaOH वापस मिल जाएगा, और ये अल्केन। ओवरऑल प्रोसेस क्या हुई, डिकार्बोक्सिलेशन, और ये NaOH CO2 के साथ कार्बोनेट बनाते। सो व्हेनेवर वी यूज दिस रिएक्शन कि सोडा लाइम, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर और डाल के हीट करें, तो हमेशा हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर तुम्हें याद हो। ऐसा तब भी होगा जब KOH होता या कोई भी मोनोवेलेंट बेस होता। कैल्शियम ऑक्साइड का काम है इस रिएक्शन को कंट्रोल करना, क्योंकि रिएक्शन काफी एक्सोथर्मिक है। लेकिन इस केस में तो हमने डाला ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पर डाइवेलेंट सॉल्ट है, कैल्शियम है, बेरियम है, जिंक है, जो भी होगा यही फॉर्मूला होगा। तो अब जो हम करने वाले हैं उसमें हम कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट दें और उसको हीट करें तो हमें क्या मिलेगा। अभी तो मैंने हीटिंग करके बताया कि अगर सोडियम सॉल्ट बनते और उसको हीट करते तो क्या होता, सिंपल क्या होता, एसिड में से क्या निकल जाता, CO2, और हमें प्रोडक्ट क्या मिलता, अल्केन। अब जैसे बेंजोइक एसिड है, उसको हीट करेंगे, CO2 निकाल दो, बेंजीन रह जाएगा ना। अगर ये बेंजोइक एसिड है और उसको सोडा लाइम डाल के हीट करो, ये निकाल दो, तो क्या बचेगा, बेंजीन। तो NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को के साथ एसिड को जब भी हीट करते हैं, सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन होता है एंड यू विल गेट अल्केन। बट व्हाट इफ इट इज कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट, तब क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। ये सोडा लाइम के साथ रिएक्शन समझ में आ गई, कार्बन आयन के थ्रू हुई थी ये रिएक्शन। चलिए आगे। अगर ये कैल्शियम सॉल्ट होता या बाइवेलेंट मेटल का सॉल्ट होता और इसको हीट करते, इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता और हमें कीटोन मिलता। So divalent metal salt of carboxylic acid on strong heating, dry heating है, कुछ डालते नहीं है इसमें, gave ketone, symmetrical ketone बने यहाँ पर कि ये दोनों R सेम थे, RCOR। अगर हम फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट बनाते, कैल्शियम फॉर्मेट, तो बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन लिख के देखो, कैल्शियम कार्बोनेट निकालो, देखो जरा क्या बनता है। हाँ बताओ क्या बना, हाँ आदित्य बताओ क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट निकालने के बाद क्या बचा, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन गया। तो अगर हम फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, बाकी किसी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो कीटोन बनेंगे।
इवन मैंगनीज सॉल्ट बना दो, सब +2 स्टेट वाले जितने भी हाइड्रोक्साइड है ना जो बेसिक होते हैं, अगर ये डाल के हीट कर दिया जाए तो ऐसी ही रिएक्शन होती है। सिंपल सॉल्ट को ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेके स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं और ये रिएक्शन हो जाती है। अब अगर हम इन दोनों का मिक्सचर लेके हीट करें तो क्या होगा? एक फॉर्मेट लें और एक कोई दूसरा कैल्शियम सॉल्ट लें। ये देख लिया सबने? ये देखिए, एक तरफ से R और एक तरफ से एल्डिहाइड, ये दो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? RCHO। ऑब्वियसली इसमें दो प्रोडक्ट और भी बनेंगे, खाली ये वाला अगर हो जाता हीट, ये वाला अगर हीट हो जाता तो कीटोन बना देता, पर जब ये दोनों कंबाइन होके बनाते तो एल्डिहाइड बनाते। When formate is used, calcium formate is used, then one of the product must be aldehyde, तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर फॉर्मेट के अलावा कोई और एसिड का कैल्शियम सॉल्ट होता तो फिर हमें कीटोन ही मिलता है। ये पहली दो रिएक्शन समझ में आई? एक एसिड क्लोराइड से प्रिपेयर किए थे दोनों एल्डिहाइड कीटोन, दूसरा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर किया। इस रिएक्शन में क्या है, अगर हम फॉर्मेट और कोई भी कार्बोक्सिलेट दूसरे एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लेके मिक्सचर को हीट करें और मिक्सचर में इनके दो मॉलिक्यूल ऐसे कंबाइन हो जाए तो फॉर्मेट का एल्डिहाइड इसके R से कंबाइन हो जाएगा। हाँ, मतलब खाली ये हीटिंग कर जाए, मिक्सचर में तो सारे ही पड़े हुए हैं ना। अगर ये विद इन द मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देता, ये विद इन द मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट निकाल देता तो कीटोन बनता। आपस में ये दोनों कंबाइन करते हैं तो ये एल्डिहाइड बना। कोई और होता फिर तो ये कंबाइन नहीं करते, फिर इसका कीटोन अलग इसका कीटोन अलग। बट इफ वन इज द फॉर्मेट देन प्रोडक्ट विल बी एल्डिहाइड। अब जैसे कि मान लो हमने फॉर्मेट लिया और इधर एसिटिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम एसिटेट लिया और इसकी ड्राई हीटिंग की, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकलने के बाद क्या बन गया? इथेनॉल प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। पर अगर इसके दो मॉलिक्यूल, इसी का मॉलिक्यूल एक हीट करते, इसी में से एक कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता, निकल सकता था ना, तब क्या बना देते? CH3COCH3। जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें, यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दें, क्या बचा है? CH3COCH3। ऐसे इधर से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाए, तो ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। पर जब ये दोनों आपस में कंबाइन हुए, मतलब इसका इस तरह से अगर निकल जाता तो क्या बनता? CH3CH। आगे से हाँ बोलो। हाँ, फिर कीटोन बन जाता। अब आते हैं हम नेक्स्ट, अल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं? अल्कोहल और कीटोन से बहुत सारी रिएक्शन कर चुके हो तुम। हाँ, अल्कोहल पढ़ना शुरू कर दो। कोई रिएक्शन याद आ रही है? कुछ पीसीसी बताया था मैंने, क्या था वो? कॉलिंस रिएजेंट, पीसीसी। हाँ, तो उसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है ना एल्डिहाइड तक। ये टेस्ट जो नहीं देते ना उनका यही हाल होता है, कुछ याद नहीं आता बात में। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए बहुत सारे रिएजेंट लिखवाए थे मैंने,
पीसीसी था, पीडीसी था, कॉलिंस रिएजेंट था, जाके पढ़ना। जैसे अल्कोहल एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। और अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल होते तो हम कोई भी रिएजेंट ले लें, केमेनोफोर वगैरह, अल्कलाइन केमेनोफोर वगैरह, तो ये कीटोन तक ही जाते हैं। कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन हीटिंग पर होता है। इसके अलावा अगर कुछ याद हो तो अल्कोहल को हीट करते हैं मेटल के साथ, कॉपर या प्लैटिनम के साथ हीट करते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए थे और एल्डिहाइड बन गया। सिमिलरली अगर इसमें भी हीटिंग विद मेटल, कॉपर या प्लैटिनम के साथ हीटिंग करने पर ये 2 हाइड्रोजन निकलने के बाद ये कीटोन बनाते हैं। तो हमने अल्कोहल से बना लिया एल्डिहाइड कीटोन, एसिड क्लोराइड से बना लिया, एस्टर से बनाया, और ये क्या था, अल्कोहल से बनाया। हीटिंग विद कॉपर या प्लैटिनम, ये क्या करता है, डीहाइड्रोजिनेशन, मतलब इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल देता है, कीटोन रह गया ना। ऐसा ही अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में से दोनों H निकलेंगे, CHO बच जाएगा। ठीक है, हाँ। अल्कलाइन केमेनोफोर, कोल्ड केमेनोफोर, अल्कलाइन ले लो या एसिडिक ले लो, या इवन एक्वस भी ले लो तो भी हो जाएगा, पर वो कीटोन स्टेज तक होगा। यहाँ क्यों नहीं ले लिया हमने केमेनोफोर, क्योंकि यहाँ लिया होता तो एल्डिहाइड केमेनोफोर से आगे ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में, इसलिए हम यहाँ पार्शियल ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। अगला हमारा सबस्ट्रेट है, हाँ पहले 3 आगे सुनने। अगला सबस्ट्रेट है हमारा साइनाइड, साइनाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, साइनाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करवाएं निकल हाइड्रोजन से, तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड होता है ऐसे यहाँ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का अगर सिंगल बॉन्ड बनाओ तो हमें क्या मिले, प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर हम इसका पार्शियल रिडक्शन करवाते हैं, पार्शियल रिडक्शन मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐड हो, इसको कहते हैं एल्ड इमीन। और ऐसा करने के लिए हमें सिलेक्टिव रिएजेंट लेना पड़ेगा, और ये सिलेक्टिव रिएजेंट क्या है, SnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर, और इसको कहते हैं स्टीफन्स रिडक्शन। दिस इज स्टीफन्स रिडक्शन, या फिर डाइवेल H भी ले सकते थे। स्टीफन्स रिडक्शन इसको कहते हैं जब हम SnCl2 और HCl लेते हैं। तो अगर हम साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन करवा के एल्डिमीन बनाएं और इसका हाइड्रोलिसिस कर दें एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो यहाँ से ये अमोनिया निकलेगी और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो स्टीफन्स रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इससे साइनाइड किसमें चेंज हो जाते हैं, एल्डिहाइड। स्टीफन्स रिडक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये है साइनाइड टू एल्डिहाइड, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन, कार्बन का नंबर भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज रहा है। मीडियम एसिडिक या अल्कलाइन कर दो, एसिडिक करोगे तो अमोनिया का क्या बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट, और ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। राइट, चलिए आगे। अब कीटोन बनाने के लिए क्या करेंगे, बताया हुआ है मैंने तुम्हें रिएक्शन,
कीटोन बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं ग्रिग्नार्ड एजेंट। ये नेगेटिव पार्ट C पे जाएगा और N पर जाएगा MgBr। इस सॉल्ट को हम सेपरेट कर लेंगे और सेपरेटली इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे। ये 2 बार हाइड्रोलाइज होगा। पहले बार हाइड्रोलिसिस, पहले स्टेप के हाइड्रोलिसिस से मिलेगा RCCH3 डबल बॉन्ड NH, इसको कहते हैं कीटोइमीन। इससे पहले मैंने बताया था ना एल्डिमीन, ये कीटोइमीन है जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करवाएं तो ये देखिए यहाँ से अमोनिया निकली और क्या बन गया, कीटोन। इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करवाने पर कीटोएमीन से कीटोन मिलते हैं। अब यहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट कीटोन से क्यों नहीं रिएक्ट कर पाया? क्योंकि कांटेक्ट में ही नहीं है वो। ये रिएक्शन पहले वेसल में हुई, जैसे ये सॉल्ट बना हमने इसको आइसोलेट कर लिया और सेपरेट कंटेनर में जहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं था वहां हाइड्रोलिसिस करवाया। तो यह है साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट से टू गिव कीटोन। अब कौन सा कंपाउंड बचा है? अल्काइल हैलाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड बनाओ, ग्रिग्नार्ड से फिर ये करके कीटोन बना लो। बट एक और रिएक्शन है जिससे एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, वो देखिए क्या है। अल्काइल हैलाइड RCH2Cl, प्राइमरी हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन लेड नाइट्रेट से करवाए। तुम्हें पता है लेड क्लोरीन के साथ लेड क्लोराइड बना देगा और नाइट्रेट यहाँ आ जाएगा। जब इस नाइट्रेट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, ये देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। और ये H इस O पे जाके इसको बना देगा HNO2। तो नाइट्रेट नाइट्रस एसिड में रिड्यूस हो गया और क्लोराइड जो था वो किस में चेंज हो गया? एल्डिहाइड। ये प्राइमरी हैलाइड है। सोचो अगर यहाँ पर एक और R होता तो लास्ट में क्या बन जाता? कीटोन बन जाता ना। अगर मान लो ये सेकेंडरी हैलाइड होता और इसको लेड नाइट्रेट डाल के हीट करते, तो पहले स्टेप में जब Cl की जगह नाइट्रेट आयन आएगा और इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से ये H इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये बन जाता कीटोन प्लस रेस्ट इज HNO2। तो सेकेंडरी हैलाइड से हमें मिलता है कीटोन और प्राइमरी हैलाइड से हमें मिलता है एल्डिहाइड। ये थी हमारी हैलाइड से डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का मेथड। लिख लीजिए। टर्शरी में ये रिएक्शन नहीं होती, टर्शरी में बस यही रुक जाता हूँ। ईथर कैसे बनेगा? O पे जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि CR बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, वो इजीली ब्रेक नहीं होगा। यहाँ तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप से बना रहे हैं। अगला है अल्काइन टू एल्डिहाइड कीटोन। बताओ जरा, कुछ याद है तो? अल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं? सीधा वाटर का एडिशन नहीं, एसिडिक मीडियम में मर्क्यूरी की प्रेजेंस में मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन करवाओ
इस CH पर H और यहाँ OH आए, टॉटोमराइज हो जाए तो कीटोन बन जाएगा ना। हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, फिर कार्बन चेंज हो जाएंगे। हाँ पर वो एक सेपरेट मेथड है ना, सीधा अल्काइन से ये मेथड है। अगर हम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन वाटर का करवाते हैं, वो कौन सी रिएक्शन होती है? HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसमें हम क्या लेते हैं बताओ जरा। हाँ जी इधर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या लेते हैं हम? डाइबोरेन लेते हैं, और दूसरे स्टेप में क्या लेते हैं? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एल्कलाइन मीडियम में वाटर डालते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया हुआ है ना पहले, यहाँ से मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट वाटर ऐड हो जाता है, विच ऑन टॉटोमेरिज्म गिव्स एल्डिहाइड। ये दो मेथड है एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन बनाने। HBO में क्या है? OH उस तरफ जाता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। मान लो कि हमारे पास ये वाला ट्रिपल बॉन्ड होता, अब यहाँ तो H है ही नहीं, तो फिर कैसे HBO का प्रोडक्ट बताते हैं? तो HBO के प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वहां OH जाता, मतलब इस कार्बन पर क्या जाता? OH, और दूसरे कार्बन पर H जाता, और ये जब टॉटोमराइज होता तो हमें कीटोन, ये वाला मिथाइल कीटोन मिलता। तो इस तरह से चेक किया जाता है। आ गया समझ में? लिख लीजिए रिएक्शन, अल्काइन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत बार की हुई है रिएक्शन, फिर भी भूल जाते हो। ये मार्कोनिकॉफ रूल है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। वाटर का एडिशन मर्करी सॉल्ट की प्रेजेंस में करवाते हैं, रिचर बिकम्स मोर रिचर। HBO के साथ करवाते हैं, ऑपोजिट होता है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो। H2O2 alkaline medium, OH negative and water. हाँ जी, दोनों मेथड आए समझ में? याद रहेंगे अब अगली बार तक। ट्रिपल बॉन्ड से मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर से कीटोन, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर से एल्डिहाइड, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन की कंडीशन थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके अलावा एक और मेथड बताया था ना, ऑक्सो प्रोसेस, अल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, उसके बीच में कई एल्डिहाइड बनते हैं ना। यहाँ पर इसमें HBO अगर हम मरकरी वाला लेते तो भी OH उधर ही जाता, क्योंकि वो कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग हम देखते थे, पर वहां दूसरा प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस थे, मिक्सचर मिलता दोनों का, सिंगल नहीं मिलता, यहाँ पर सिंगल ही मिलता। तो अगला रिएक्शन है ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस में हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 मतलब वाटर गैस, और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। इसमें पहले एल्डिहाइड बनते हैं, अगर एक्सेस में हाइड्रोजन होता तो एल्डिहाइड आगे अल्कोहल बना देता, तो अगर हम हाइड्रोजन ज्यादा नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर रुक जाएगा। इस रिएक्शन में CO पर जब हाइड्रोजन ऐड होता है और फिर ये डबल बॉन्ड के अराउंड ऐड हो जाता है, फिर इस पे H नेगेटिव आ जाता है, तो ये रिएक्शन ऐसे चलती है। तो ऑक्सो प्रोसेस में डबल बॉन्ड पर वाटर गैस के एडिशन से एल्डिहाइड बनते हैं।
which can be changed into alcohol if there is excess of hydrogen. So this can be stopped at aldehyde stage अगर हम हाइड्रोजन कम ले रहे हैं. ये था एल्कीन से एल्डिहाइड. एक कार्बन का इंक्रीज भी हुआ यहाँ. ये यहाँ से H का एक H पॉजिटिव और एक H नेगेटिव है ना. H पॉजिटिव यहाँ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड पे आ गया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. इसके साथ जो H नेगेटिव निकला था वो यहाँ ऐड हो गया C पे, C पॉजिटिव पे ऐड हो गया, बस एल्डिहाइड बन गया. कीटोन बना सकते हैं, वो मेथड दूसरा है, बताती हूँ. हाँ जी, लिख लिया. अब अगला मेथड है कीटोन बनाने का, वेकर्स प्रोसेस. इसमें हम अल्कीन में डालते हैं वाटर प्लस पैलेडियम क्लोराइड in presence of copper chloride catalyst. कीटोन बनता है पैलेडियम प्लस HCl. अब ये हुआ कैसे होगा, ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, देखिए इधर. पहले वाटर ऐड हुआ होगा डबल बॉन्ड पर, अल्कोहल बनाया होगा इसने. फिर ये जो पैलेडियम क्लोराइड हमने यूज किया है, ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा, दोनों हाइड्रोजन निकाल देगा, और ये दोनों हाइड्रोजन Cl के साथ HCl में चेंज हो जाएंगे और पैलेडियम रिड्यूस हो जाएगा. अब कॉपर क्लोराइड का काम क्या है, वापस से पैलेडियम क्लोराइड को रीजनरेट करना. पैलेडियम से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, तो ये डिस्प्लेस कर देगा. सॉरी, पैलेडियम की कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं, हीट करें, कॉपर सेपरेट होके पैलेडियम क्लोराइड बन जाए, तो ये रीजनरेट करने के लिए यूज किया. हाँ बोलो. पैलेडियम के साथ ये रिएक्शन को ही वेकर्स प्रोसेस कहते हैं. कॉपर क्लोराइड के साथ उतना इजीली ये ऑक्सीडाइज नहीं होता. कॉपर से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर पैलेडियम की है, पैलेडियम +2 की. वो इजीली मेटेलिक स्टेट में आना चाहेगा. यहाँ पर एक्चुअली CuCl बनता है, कॉपर नहीं, CuCl. +2 से +1 स्टेट में आ जाएगा. तो दो मेथड आते हैं, ऑक्सो प्रोसेस फॉर एल्डिहाइड, बेकर्स प्रोसेस फॉर कीटोन. बट ये ऑक्सो प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेकर्स प्रोसेस पे रेयरली कभी पूछे गए क्वेश्चन. नहीं, बीच में भी हो तो भी वो मार्कोनिकॉव रूल से वाटर ऐड कर दो. हाँ जी, क्लियर है. अब वेल नोन प्रोसेस ओजोनोलिसिस, जो प्रिपरेशन से ज्यादा एस्टिमेशन या आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है. देखिए ये कर लिया होगा सबने, ओजोनोलिसिस. प्रोडक्ट पता लगाना बहुत इजी है.
दो स्टेप होते हैं ओजोनोलिसिस में, पहला ओजोन का एडिशन और दूसरा सेकेंड स्टेप होता है जिंक की प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेक होना। और सबको पता है इस प्रोसेस के प्रोडक्ट क्या लिखते हैं हम, एक एक ऑक्सीजन दोनों तरफ लगा देते हैं। अगर प्रोडक्ट दिया हो रिएक्टेंट निकालना हो तो ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ओजोन की तीसरी ऑक्सीजन जिंक पे जाती है और जिंक ऑक्साइड बना देती है। सेकेंड स्टेप बेसिकली रिडक्शन ही है। अगर हम ओजोनोलिसिस करवाएं, सुन लीजिए एक बार, सेकेंड स्टेप में हम यूज करें डाइमिथाइल थायोईथर, तो ये क्या होगा, तीसरी ऑक्सीजन ये सल्फर ले लेगा, मतलब एक तो ये बना पहले की तरह, पर ऑक्सीजन लेने के लिए अब सल्फर है, ये डीएमएसओ बना देगा। तो सेकेंड स्टेप का चेंज आ सकता है। तीसरा सुन ले पहले एक बार कि हमने पहले ओजोनोलिसिस करवाया, सेकेंड स्टेप में जिंक ना लेके सिर्फ वाटर ही ले लिया। अब क्या हुआ, ये एल्डिहाइड बना, दिस वन इज कीटोन, बट तीसरी ऑक्सीजन वाटर पे गई और उसको किस में चेंज कर दिया इसने, H2O2 में। अब H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्डिहाइड क्योंकि बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा और एल्डिहाइड की जगह हमें क्या मिलेगा, एसिड। कीटोन एज इट इज पड़े रहेंगे, बट जो एल्डिहाइड है, इफ इन द एल्डिहाइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो आगे एसिड तक पहुंच जाएगा। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इफ जिंक इज मिसिंग तो वाटर ने हाइड्रो ऑक्सीजन ले लिया और H2O2 बना दिया और उससे फिर ये रिएक्शन का रूट ही चेंज हो गया। एक सेकेंड रुक जाएं क्योंकि चारों कंडीशन तुम्हें एनालाइज करनी है। इसके अलावा अगर मान लो हम पहले स्टेप में ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, सेकेंड स्टेप में प्लैटिनम हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो अब तीसरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन ले लेगा, ये बना एल्डिहाइड, ये बना कीटोन, और तीसरी ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन ने ले ली और वाटर बना दी। बट यहाँ हाइड्रोजन कंट्रोल लेना पड़ेगा क्योंकि अगर हाइड्रोजन ज्यादा हुई तो तुम्हें पता है एल्डिहाइड और कीटोन आगे अल्कोहल बना देते हैं, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है ना, C डबल बॉन्ड ऊपर, और ये अल्कोहल बना देते हैं। तो ये ओजोनोलिसिस अंडर डिफरेंट कंडीशंस हो गया। पहले लिख लीजिए, फिर इसका ओजोन का मैकेनिज्म बताती हूँ मैं कैसे ऐड होता है। Excuse me, ma'am. ये रेट्रोस्पेक्टिव है, मतलब प्रोडक्ट को देखकर हम रिएक्टेंट का पता लगा सकते हैं। ये मोबाइल अंदर रखो, तुम मोबाइल अंदर रखा करो बैग में। इस रिएक्शन में क्या है, H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। मोबाइल को ना अंदर रखा करो। एटलीस्ट क्लास में जितनी देर बैठे हो उतनी देर तो ध्यान दो ना इधर। हाँ, ये थर्ड रिएक्शन पता चली, अभी हम करते आ रहे हैं कब से कि एल्डिहाइड बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आगे एसिड में, तो H2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। तब होगा व्हेन जिंक इज मिसिंग। लेकिन अगर सिर्फ हमें लिखा हो ओजोनोलिसिस, इसका मतलब हम ये वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अब मान लो तुम्हें ऐसे दिया होता, सबने लिख लिया? मान लो तुम्हें दिया होता कि एक अल्कीन है जिसके ओजोनोलिसिस पर
2 पेंटेनॉन प्लस प्रोपेनॉल मिल रहा है, तो एल्कीन क्या है? क्या करते हैं इसमें? अब 2 पेंटेनॉन का स्ट्रक्चर बनाओ। ये 2 पेंटेनॉन है, प्रोपेनॉल ये वाला है। तो हम क्या करेंगे, जहां ऑक्सीजन लगी हुई है उससे कनेक्ट कर देंगे इसको, ऑक्सीजन हटा देंगे। तो एल्कीन आइडेंटिफाई हो गया ना। तो मेनली एल्कीन के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है कि अगर हमें प्रोडक्ट दिए हो, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिख लो और ऑक्सीजन हटा के उसको कनेक्ट कर दो। ये कंपाउंड हमारा हुआ 4 मिथाइल 3 हेप्टीन। ठीक है, यहां से नंबरिंग करेंगे ना, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर 4 मिथाइल हेप 3 तो मेनली यूज यही है। तुम्हें पता है, कई जगह देखा है तुमने, ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट दे दिए जाएं तो रिएक्टेंट कैसे पता लगाते हैं। सिस ट्रांस का पता नहीं लगता इससे, चाहे सिस हो या ट्रांस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके मैकेनिज्म बताती हूँ, उससे आइडिया लग जाएगा। डबल बॉन्ड की लोकेशन पता चलती है इससे। ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एल्कीन है, ओजोन का एडिशन जब होता है इस तरह से, ये ओजोनाइट बनता है, सेन एडिशन होगा इसमें, ओजोनाइट। जितने डबल बॉन्ड उतने ओजोन के मॉलिक्यूल यूज होंगे, और जिंक की प्रेजेंस में ये बॉन्ड यहां से टूट जाता है, RCHO HCHO, और ये तीसरी और जो ऑक्सीजन है ये जिंक ले लेता है, जिंक ऑक्साइड बना। तो फर्स्ट स्टेप में ओजोनाइट ऐसे बनता है। और ये ओजोनाइट बनता भी कैसे, देखे तो सबसे पहले ओजोन का मॉलिक्यूल, एक मिनट लिखना बंद करें जरा। ओजोन में तुम्हें पता है 3 ऑक्सीजन इस तरह से होती है, एक डबल बॉन्ड होता है। तो पहले स्टेप में ओजोन सीधा ऐसे जाके ऐड हो जाता है, इसको कहते हैं मोलोजाइट। अगर मान लो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड सिस होता तो इससे मोलोजाइट बनता, ट्रांस होता तो ट्रांस बनता। बट अगला स्टेप जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो मोलोजाइड है ये अनस्टेबल होते हैं, यहीं ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक कुछ इस तरह से होते हैं, ये मॉलिक्यूल इधर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, प्लस CH2 ये CH2O नेगेटिव, और इस CH2 पे चार्ज आ गया है पॉजिटिव। अब ये मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे, इसका O नेगेटिव जाएगा कार्बन पर और ये C पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन पर, और ये बन जाएगा, ये CH2 इस ऑक्सीजन पर ऐड होगा और O नेगेटिव इस कार्बन पर ऐड होगा, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, ओजोनाइट में। क्योंकि ये बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसलिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक फर्क पड़ेगा, मोलोजाइट बनने तक सेन है, लेकिन जब मोलोजाइट ब्रेक ही हो गया फिर सेन हो या ट्रांस हो, फिर तो ये कहीं से भी अटैक कर सकता है ना यहाँ पर। तो हम स्टार्टिंग वाला कंपाउंड सिस ले या ट्रांस लें, हमें ओजोनाइट हर तरह के मिलेंगे जितने भी पॉसिबल है। कुछ पता चला ये?
क्योंकि ये रिएक्शन सीधी एडिशन है। हाँ, ये सिस और ट्रांस का कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, पहले स्टेप में तो ऐड हो गया। मोलोजाइट पे ही, मोलोजाइट में ऐसे होगा, मान लो हमने सिस लिया होता और मोलोजाइट में ये ऐड हो जाता तो ये सिस ही बनेगा। अगर ट्रांस लिया होता तो मोलोजाइट ट्रांस बन जाता, पर जब एक बार ये बॉन्ड ब्रेक ही हो गया फिर तो सिस ट्रांस खत्म। तो मोलोजाइट का बनना सिन एडिशन है, पर उसके आगे सिन एडिशन नहीं है। इसलिए चाहे हम सिस लें या ट्रांस लें, ओजोनाइड हमें हर तरह के पॉसिबल मिले। जैसे देखो ये है सिस एल्कीन, इसमें ओजोन का एडिशन हुआ, और ये मोलोजाइट बना, ये सिस है और ये मीजो भी है। इसके दोनों कार्बन कायरल है, नहीं सॉरी मीजो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ इथाइल है, तो इसका मतलब इसकी डेक्स्ट्रो लिगो बनेंगे। अगर यहाँ भी मिथाइल होता फिर एक ही बनता, बट इससे जब हम ओजोनाइट बनाएंगे मोलोजाइट से, तब ये हर तरह के पॉसिबल ओजोनाइट बनेंगे, जिसमें दोनों इथाइल सेम साइड वाले भी और ऑपोजिट साइड वाले भी, क्योंकि जब वो CO पे एडिशन होता है तो किसी भी तरीके से हो जाता है ना। ये सिस और ये ट्रांस, और इसके भी दोनों कार्बन कायरल है, तो इसका भी डेक्स्ट्रो लिगो, इसका भी डेक्स्ट्रो लिगो। तो ये दो मोलोजाइट आगे जाकर, एक भी होता तो भी आगे जाकर ये सिस और ट्रांस वाले में तो चेंज हो ही जाता। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा स्टीरियोकेमिस्ट्री का। हाँ, मोलोजाइट दो ही बनते हैं, सिस और ट्रांस तो बन ही जाते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी ओजोनोलिसिस का ये प्रोसेस। ये जितने भी मेथड हमने किए इसमें एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों के लिए थे, पर कुछ टिपिकल मेथड हैं जो सिर्फ एरोमेटिक के लिए ही यूज किए जाते हैं। तुम्हें पता है ना कि ओजोनोलिसिस जो है वो बेंजीन में भी हो जाती है। जस्ट तुम्हें क्या करना है, जहां डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करके दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन लगाना है, दैट्स इट। अब अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता और हम उसका नॉर्मल ओजोनोलिसिस करवा रहे होते, तो डायन बनते, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन आ जाती। पहले ओजोनाइट जब बनेगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पर ट्रिपल बॉन्ड अगर ब्रेक हो तो एक बॉन्ड तो रह जाएगा, तो उसमें इस तरह का ओजोनाइट बनता है। और ये जब ब्रेक होगा तो यहां से ब्रेक होगा, जिंक ऑक्साइड और ये डायन बन गए। तो ट्रिपल बॉन्ड के ओजोनोलिसिस से डायन बनते हैं। हालांकि ये डायन तो नहीं है क्योंकि दिस वन इज एल्डिहाइड, पर एक एक ऑक्सीजन ऐड हो जाती है ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग वगैरह करवाते तो फिर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके लोअर एसिड बन जाता, पर अगर सिंपल ओजोनोलिसिस लिखा हुआ है तो हम यहीं से उसको ब्रेक करेंगे, मतलब डायन बनाएंगे। हाँ, ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना यहाँ से टूट जाता है, इसमें तो कीटोन कभी बनेगा ही नहीं ना, इसमें तो बनेंगे लोअर एसिड। पर अगर सिर्फ ओजोनोलिसिस लिखा होता फिर हम यही करते, डायन बना देते, ट्रिपल बॉन्ड पर एक एक ऑक्सीजन ऐड करवा देते। +1 हाइड्रोकार्बन की तो सारी रिएक्शन अब हो गई है।
अब आते हैं हम कुछ स्पेसिफिक मेथड एरोमेटिक एल्डिहाइड कीटोन के लिए। तो पहली रिएक्शन लिखिए, गैटरमैन्स कोच रिएक्शन। गैटरमैन्स कोच रिएक्शन। इसमें हम सुने जरा ध्यान से, इधर सामने जरा, ये बेंजीन, इसमें डाला कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और कंडीशन ले ली एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की। तो मेनली इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये CO इस H पे आ गया और ये एल्डिहाइड बना और HCl वापस से निकला। पर प्रॉब्लम क्या थी, ये वाला जो HCl का H है वो अब CHO पे गया और बेंजीन वाला H यहाँ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में CO और HCl के बीच कोई तो इंटरेक्शन हुआ होगा। और ये इंटरेक्शन क्या है, एक बार देख लें। सबसे पहले HCl का H इस CO पे जाता है और ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। Cl नेगेटिव को लेने के लिए जिंक क्लोराइड पड़ा ही हुआ है। अब ये बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है बेंजीन के H को रिप्लेस करता है। तो ये बेंजीन से निकला हुआ HCl के साथ क्या बना देता है, HCl। प्रोसेस समझ में आया कि इसका वाला जो H था, ये वाला जो H था वो यहाँ गया है और बेंजीन वाला जो H निकला, H पॉजिटिव निकला, वो इस Cl के साथ। कहने का मतलब अगर हम यहाँ DCl ले लेते, ड्यूटेरिएटेड HCl ले लेते, तो हमें ड्यूटेरिएटेड एल्डिहाइड मिल जाता। तो मेनली गैटरमैन्स कोच रिएक्शन किस कैटेगरी की रिएक्शन हुई, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लीजिए, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको फॉर्माइलेशन भी कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप ले आए ना, CHO को फॉर्माइल कहते हैं। इट इज फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। जो भी HCl लेंगे उसका HCO से रिएक्ट करेगा और एल्डिहाइड ग्रुप बना देगा। हाँ जी, ठीक है। अगला मेथड देखें, ये भी फॉर्माइलेशन ही है। इसको कहते हैं गैटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। बेंजीन में डालते हैं HCl एंड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। एक्चुअली इसमें होता क्या है, पहले HCl पर H पॉजिटिव का एडिशन होगा जो ऑब्वियस है नाइट्रोजन पर जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन पे अटैक करेगा, जैसे हमेशा होता है, बेंजीन का H रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह ये ग्रुप आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, ये एक तरह का एल्ड इमीन है ना, और बेंजीन है तो इसको क्या कहेंगे, बेंज एल्ड इमीन। अभी अभी हमने पीछे किए थे इमीन्स, बेंज एल्ड इमीन, CH डबल बॉन्ड NH। और इमीन का हाइड्रोलिसिस जब भी एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, अभी अभी हमने ये रिएक्शन किया था तो कुछ इस तरह से ब्रेक किया था, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगी और ये बन गया एल्डिहाइड। लेकिन इस रिएक्शन में क्या है कि अगर हम HCl चाहे DCl भी ले लेते तो भी CHO ग्रुप पे नहीं जाता, क्योंकि HCl का जो H था वो कहाँ गया, N पे। HCl का जो H है वो नाइट्रोजन पे जाएगा। तो अगर हम ड्यूटेरिएटेड HCl लेते तो अमोनिया में ड्यूटेरियम आता, वो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस पे फर्क पड़ता अगर हम ये वाला जो CH का H है वो ड्यूटेरिएटेड लेते, तो मैकेनिज्म से ये पता चलता है, मतलब ये वाला H यहाँ गया।
कीटोन बन जाते। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो बेंजीन पे? फिडल क्राफ्ट से तो कीटोन बन जाते हैं। हाँ, COCl कीटोन बन गया ना। हाँ, कीटोन बनाने का मेथड फिडल क्राफ्ट है, ये एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। दो रिएक्शन जो मैंने बताई ये फॉर्माइलेशन है। फॉर्माइलेशन मतलब एल्डिहाइड बनाना, बेंजोल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजोल्डिहाइड। Gattermann's कोच रिएक्शन, Gattermann's एल्डिहाइड सिंथेसिस। मैकेनिज्म दिमाग में होना चाहिए कि अगर ड्यूटेरियम कहीं लेते हैं तो वो कहाँ जाता है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन पे जब भी कोई ग्रुप आता है H को रिप्लेस करके, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होता है। राइट? कंडीशंस तो याद ही करनी पड़ेंगी, नाम भी याद ही करना पड़ेगा, और नेम रिएक्शन की तरह भी पूछी गई है, वो मैच करने वाले आते हैं ना क्वेश्चन, ये रिएक्शन देख के इधर से नाम दे देते हैं, मैच करें इनको। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से ये नेम रिएक्शन है। हाँ, पिछला हो गया कि नहीं? ये है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, इसमें हम लेते हैं टोलुइन, मतलब मिथाइल बेंजीन, और साथ में डालते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। अब तो पता है तुम्हें क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है तो इस C के साथ O आता है और H इस O पे जाता है, मतलब ये O, Cr, OH, Cl, ये ग्रुप आ गया। एक बार और H जो है दूसरे क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है और बेंजीन पे सिर्फ CH रह जाता है, और यहाँ दो ग्रुप आ जाते हैं, OCr, Cl2OH, OCr, Cl2OH, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो एक टोलुइन दो क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके इस कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। व्हेनेवर एल्डिहाइड इज रिक्वायर्ड, इसका सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और हाइड्रोलिसिस पर ये इस तरह से ब्रेक हो जाता है। अब इस तरह से जब ब्रेक हुआ, तुम्हें पता है एक ही कार्बन पर अगर दो OH आ जाएं तो ये वाटर लूज करके क्या बना देंगे, एल्डिहाइड। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और इस Cr पर दो OH और दो Cl आ जाएंगे। इसके साथ नहीं, अल्कोहल के साथ नहीं है, सिर्फ टोलुइन के साथ। तो अल्कोहल से रिएक्शन नहीं होती ना, ये होमोलिटिक फिशन के थ्रू होती है। एक H यहाँ जाता है, एक H यहाँ जाता है, इस तरह से होती है। तो लिख लीजिए रिएक्शन। थर्ड H रिप्लेस नहीं होता, क्योंकि जैसे दो H रिप्लेस होते हैं ये प्रेसिपिटाइज हो जाता है, इस प्रेसिपिटेट को सेपरेट कर लेते हैं हम, तो तीसरा H आ ही नहीं पाता। तो इटार्ड रिएक्शन जिसमें टोलुइन और क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन से एल्डिहाइड बनाया।
बाकी की रिएक्शन बेंजीन से है, ये टोलुबीन से है। Itard reaction, toluene to benzaldehyde using bromine fluoride. लिख लिया रिएक्शन। टोलुबीन से ही एक और रिएक्शन है, इसमें हम टोलुबीन की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। पिछला टोलुबीन में एसिटिक एनहाइड्राइड डाला जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3। एक्चुअली इसमें होता क्या है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन होके ये पेरोक्साइड टाइप का ग्रुप बनता है, तो यहाँ से ब्रेक होके इस CH की जगह आ जाता है। जैसे पहले 2 H टूटे थे ना, उसी तरह से ये 2 H यहाँ से भी ब्रेक हो जाएंगे। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। इसको स्टोर कर लेते हैं और जब एल्डिहाइड की जरूरत होती है सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, और हाइड्रोलिसिस पर फिर से यहाँ से HOH HOH, इधर वाला पार्ट 2 OH वाला बेंजाइलिहाइड बना देता है, दूसरी तरफ एसिटिक एसिड मिल जाता है। तो ये 2 मेथड हैं जहां टोलुबीन से कोई एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया, उसको स्टोर कर लिया, व्हेनेवर बेंजाइलिहाइड इज रिक्वायर्ड उसका हाइड्रोलिसिस करके बेंजाइलिहाइड ले लेते हैं। बेंजाइलिहाइड का एक और नाम है ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट। इसकी स्मेल बिटर एलिमेंट जैसी होती है। कभी कभी एलिमेंट्स खाओ तो कोई एलिमेंट कड़वा सा होता है ना, और उसकी स्मेल भी अजीब सी होती है, इसकी भी वैसी स्मेल होती है। ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट कहते हैं इसको, ऑयली सा होता है देखने में। ये जितने भी मेथड अभी मैंने बताए ये सारे एल्डिहाइड के लिए थे, क्योंकि कीटोन के लिए तो एक ही बेस्ट मेथड है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जहां बेंजीन पे COR ग्रुप आ जाता है, एरोमेटिक कीटोन बन जाते हैं। ये टिपिकल एरोमेटिक की ही रिएक्शन है, बाकी सारी रिएक्शन से तो एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ही बन जाएंगे, है ना। R तो R की जगह बेंजीन ले लो तो बेंजाइलिहाइड बन सकता है। वो सारे मेथड कॉमन है, और ये टिपिकल है एरोमेटिक के लिए। ये रिएक्शन लिख लिया। लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन 2 तरह की रिएक्शन होती है ना, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। बेंजीन पे RCOCl डाला इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बेंजीन पर COR ग्रुप आ गया, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। बट इसका रेट लॉ अगर हम देखें तो रेट लॉ में बेंजीन है, एसिड क्लोराइड है और AlCl3 भी है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो रेट लॉ में यूज ही नहीं करते, पर यहाँ यूज कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, और ये स्टेटमेंट लिखी जाती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में मोर देन द कैटालिटिक अमाउंट ऑफ AlCl3 इज रिक्वायर्ड, मोर देन द कैटालिटिक अमाउंट of AlCl3 is required। मतलब थोड़ा सा AlCl3 डाल दे और तो रिएक्शन फास्टर हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि जैसे ही प्रोडक्ट कीटोन बनते हैं ये AlCl3 के साथ वो ट्रैप कर लेते हैं,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। AlCl3 लुईस एसिड है और कीटोन का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इससे तो AlCl3 ट्रैप हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया, तो आगे की रिएक्शन के लिए नहीं बचा। ऐसे में जब हम और AlCl3 डालेंगे तो रेट बढ़ जाएगी और रेट लॉ में आ जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बट AlCl3 का मोर देन द कैटालिटिक अमाउंट इज रिक्वायर्ड, जो अल्काइलेशन में जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ सिर्फ R ग्रुप होता वो थोड़ी AlCl3 को ट्रैप करता। So more than 1 mole of Lewis acid is required. इसके अलावा, हाँ जी हो गया, इसके अलावा यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही मिलता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का कीटोन है ये मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग है, इस पे फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होगी। जबकि अगर हम अल्काइलेशन करवाते, सुन लीजिए ध्यान से, ये हो गया ये वाला स्लाइड, अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाते इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एक बार अल्काइल बेंजीन बनता तो ये एक्टिवेटेड है, तब क्या होगा, बेंजीन को छोड़ के जो प्रोडक्ट बना उस पर रिएक्शन हो जाती है, ऑर्थो पैरा पर पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते। जबकि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कीटोन का -M इफेक्ट है और -M इफेक्ट होने की वजह से उस पर फ्रीडल क्राफ्ट होगी नहीं। तो अगला डिफरेंस ये भी है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन विल गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट because the product ketone is meta directing and deactivating. It is meta directing and deactivating. So further acylation नहीं होगा, no reaction. Alkylation will give polysubstituted product. अब 2R आ गए फिर तो और एक्टिवेटेड हो गया, उसमें फिर और रिएक्शन होने लग जाएगी, तो इस तरह से अल्काइलेशन मल्टीपल होने लगेगा, असाइलेशन एक ही बार होगा। तीसरा डिफरेंस क्या है दोनों रिएक्शंस में, हाँ जी पहले दो डिफरेंस समझ में आए, एक कैटलिस्ट वाला, दूसरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वाला। तीसरा डिफरेंस देखें, जब हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवा रहे होते हैं तो हमें रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है, जैसे एनहाइड्रस AlCl3 के साथ प्रोपाइल क्लोराइड लिया पर हमें प्रोपाइल बेंजीन नहीं मिला, हमें क्या मिला, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका रीजन है कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट। ये जो प्राइमरी कार्बोकेटायन था ये रीअरेंज होकर सेकेंडरी में चेंज हो गया, जो कि ज्यादा स्टेबल है, और यही अटैक करेगा आगे। सो विल गेट रीअरेंज प्रोडक्ट। सुन ले एक बार, पर असाइलेशन में ऐसा नहीं है। रीजन, RCO ग्रुप विल नॉट रीअरेंज बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसके अंदर बैक बॉन्डिंग से रेजोनेंस हो जाता है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इसके R ग्रुप में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। वैसे भी R अगर अनसैचुरेटेड कार्बन से अटैच्ड हो तब रीअरेंज नहीं होता, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, मतलब जैसा R एज इट इज ये बेंजीन पे जाएगा विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। यहाँ हमने प्रोपियोनाइल क्लोराइड लिया तो हमें कीटोन भी उतने ही कार्बन वाला एज इट इज मिलेगा। सो द थर्ड डिफरेंस इज दैट देयर इज नो रीअरेंजमेंट इन असाइलेशन। लिख लीजिए,
एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। अच्छा एक चीज बता सकते हैं, इन दोनों कार्बोकेटायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेकंड वन। ऑक्टेट है इसमें। सेकंड वन इज मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। बीच वाले जो क्वेश्चंस है इंडेक्स क्वेश्चन वो जरूर करना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से काफी फायदा होता है ऑर्गेनिक। अब असाइलेशन में हम और भी रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं अदर देन एसिटाइल। जैसे कि अगर हम एनहाइड्राइड लेते हैं, अगर हम इसमें एनहाइड्राइड ले रहे हैं और AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाएं, तुम्हें पता है इसका C पॉजिटिव है, तो AlCl3 इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये जो C पॉजिटिव है ये वाला C ये बेंजीन पे चला जाएगा और बेंजीन का H यहाँ जाएगा। इसका मतलब एनहाइड्राइड को भी यूज किया जा सकता है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन के। नो डाउट लीविंग ग्रुप क्लोराइड सबसे अच्छे हैं, मतलब यहाँ पर क्या होता, ये Cl बहुत जल्दी निकल जाता, मतलब बेंजीन का कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको मिलता और इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाते। Cl की लीविंग पावर अच्छी है तो वो बेस्ट है, बट एनहाइड्राइड में भी ऐसा हो सकता था, जैसे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और ये इलेक्ट्रॉन आगे चले। सो इन फ्रीडल का अब तक तो तुम RCOCl ही यूज करते थे ना, अब देखो यहाँ एनहाइड्राइड भी यूज किए जा सकते हैं। और ये जो कीटोन बना एसिटोफिनॉन, एरोमेटिक कीटोन बना, तुम्हें देख के ही रिएक्शन पता चल जाती है। अब क्या सोच सकते हो इसके लिए बताओ? पहले तो ये बीच वाला कंपाउंड COCl2 है क्या? ये कभी सुना है? फॉस्जीन, पॉइजनस गैस। अब दोनों जगह के अगर HCl निकल जाए तो दोनों बेंजीन के बीच में क्या आ जाएगा? CO, और ये बन गया बेंजोफिनॉन। सो कहीं भी C पॉजिटिव हो वो बेंजीन पे चला ही जाता है, तो यहाँ भी उसी तरह से रिएक्शन हुई। आगे सुनिए। और अगर ये कुछ ऐसे होता, प्लीज जरा चेक देखना, जरा उसको बताना मुझे कैसे रिएक्शन होगी। अगर ऐसे COCl होता और हम एनहाइड्रस ClCl3 डाल रहे होते तो क्या करता ये? क्या ये इंटरनल रिएक्शन नहीं कर सकता? इंटरनल फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि इंटरनल रिएक्शन की कंडीशन यही है 5 और 6 मेंबर रिंग का बनना। तो पहले ये Cl निकलेगा, C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो बेंजीन पे अटैक करके साइक्लाइजेशन कर देगा। ये हो गई ना इंटरनल फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में बेंजीन भी है और पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और 5-6 मेंबर रिंग बन रही है तो इंटरनल रिएक्शन हो सकती है।
जैसे इंटरनल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो जाता है, वैसे ही असाइलेशन भी हो जाता है। ये प्रिपरेशन के मेथड आई थिंक समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन इस बार आया था, किसी एग्जाम में ही आया था, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से रिलेटेड था, कुछ इस तरह से था। अच्छा था क्वेश्चन। हाँ जी, लिख गई। लास्ट जो क्वेश्चन है वो करवाती हूँ मैं। बेंजीन है, उसमें ये एक साइक्लिक एनहाइड्राइड डाला, AlCl3 की प्रेजेंस में, क्या रिएक्शन हुई होगी? हमेशा की तरह बेंजीन ने यहाँ दिया और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। तो जैसे हमेशा पहले करवाते हम, उसी तरह से रिएक्शन करवाई हमने। बेंजीन का जो H निकला वो यहाँ गया। तो फर्स्ट स्टेप फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन का ये हुआ, सुन लीजिए एक बार। अब इसका एसिडिफिकेशन किया, OH निकला, C पे पॉजिटिव चार्ज, और ये साइक्लाइजेशन हो गया। तो एसिडिक मीडियम में हीट करने पर ये डायोन बन गया। क्या ये डायोन टाइटोमराइज होगा? क्योंकि इससे एरोमेटिसिटी आ रही है ना। इट इज टॉटोमराइज। ये दोनों H अगर टॉटोमराइज हो जाते तो ये क्या बन जाता? डायोन। दो फिनोलिक ग्रुप आ गए, एंड दिस विल बी द लास्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन से ही शुरू हुआ, लिख सकते हो। कई बार इस तरह की रिएक्शंस आई हुई है। ये साइक्लिक एनहाइड्राइड था। तो तुम्हें ना रिएक्शन का ट्रेंड समझ में आना चाहिए कि एनहाइड्राइड का CO ग्रुप पर बेंजीन का इलेक्ट्रॉन जाता है और उसका O अलग हो जाता है। जैसे यहाँ भी यही हुआ, साइक्लिक एनहाइड्राइड। ये थे हमारे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट क्लास में इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, बट इसकी रीडिंग करके आना, ठीक है। एनसीईआरटी की भी प्रिपरेशन तक की रीडिंग कर सकते हो। सिनॉप्सिस तुम्हारे पास है। पहले जो दिमिले थे ना अल्कोहल फिनॉल वाले, उसी में आ गए हैं। कार्बोनिल का टेस्ट जिसने अभी नहीं किया है, प्लीज बात कर सकते हैं, निर्मल से एक्सटेंड कर देंगे। नहीं, उसका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, सॉरी। हाँ कनव बोलो, क्या डाउट है? हाँ कनव बोलो। 3D सीरीज में हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? Which has highest number of unpaired electron? It is chromium. कनव, it is chromium. 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसमें। मैंगनीज में तो 5 ही है। Excuse me, ma'am. I sent you doubts yesterday.